आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की शुमारी में आप देखेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार और सिंधी कारकुनों के अगवा बराए कत्ल के इंसानियत सोज वाकयात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पाकिस्तान में दिवालियेपन जैसे हालात की वजूहात पर सीनियर सहाफी के साथ खुसूसी इंटरव्यू के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के मजालिम पर जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस पर एहतजाज। लापता सिंधियों के लवाहिकीन ने बढ़ते रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ फिर उठाई आवाज। और बैरूनी कर्ज पर इनहिसारी को पाकिस्तानी सहाफी ने बताया मुआशी बदहाली की वजूहात। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। जिनेवा में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बाहर जिला वतन बलोच लीडरान ने पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत पर खुसूसी नुमाइश लगाई और अपने कुदरती वसाइल पर हक़े हाकिमत और आज़ादी के लिए आवाज उठाने वाले बलोच समेत दीगर महकूम कौमों की नस्लकुशी पर आमादा पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी, खुसूसन बेगुनाह बलूचों की जबरन अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में UNHRC के सामने बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। काबिल गौर बात ये रही कि इस बार जिनेवा में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बाहर जिलावतन बलोच लीडरान की जानिब से एक खुसूसी एग्जीबिशन लगाई गई और इस एग्जीबिशन का मकसद रहा यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत से बावर कराना। बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है, हमने कोशिश की जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उनको कवर कर पा सकें, जिसमें बलोच कौम की नस्ल कुशी है, एक जेनोसाइड हो रही है वहाँ पर, साइलेंट जेनोसाइड जिसे हम कहते हैं, सिस्टमेटिक जेनोसाइड हो रही है, उसमें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, उसमें मास ग्रेव्स हैं, उसमें जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए शेलिंग भी होता है बलूचिस्तान में, और तमाम तर जो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जैसे कि लोगों के पास बुनियादी हकूक़ नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पीने को पानी नहीं है। जेनेवा में UNHRC के बाहर लगाई गई एग्जीबिशन के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के टॉर्चर सेल में गुज़श्ता कई बरसों से गैर इंसानी अज़ियतें भुगत रहे सैकड़ों हजारों बलोच लीडरान के अलावा सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों की तस्वीर भी लगाई गईं। एग्जीबिशन में मुख्तलिफ होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स लगाकर आलमी बिरादरी को पाकिस्तानी रियासत की जानिब से बलूचिस्तान में ढाए जा रहे इंसानियत सोज मजालिम से रूबरू करवाया गया और लापता बलोचों की आए रोज मिल रही मस्क शुदा लाशों के मसले को भी दुनिया भर में उजागर करने की कोशिश की गई।
جو بلوچستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے جو ظلم بربریت بار وہ چیزیں ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہم نے بھی ادھر رٹن شکل میں ادھر پیسٹ کی ہوئے ہیں. لوگ یہ آ کے پڑھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ انفورس ڈسپیئرنس کا وکٹم ہیں ان کی تصویریں ہم نے ادھر لگائی ہوئی ہیں، یا جو لوگ مارے گئے ہیں، یا جو ہمارے لیڈرز ہیں جیسے ہمارے پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین خواجہ غلام محمد بلوچ سے کل اینڈ ڈیپ پالیسی کے تحت پاکستان نے اٹھا کر پھر اس کی لاش پھینک دی تھی. نواب اکبر خان بگٹی جس پہ انہوں نے بمباری کر کے ان کو شہید کیا تھا، ان کی جو ہے ہسٹری، بلوچستان کی ہسٹری، یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ادھر رکھی ہیں تاکہ لوگ ان کو آ کر بلوچستان کے بارے میں ان کو صحیح طریقے سے آگے ملے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان میں قتل و غارت گری کے بڑھتے واقعات کو بلوچ قوم کی نسل کشی کی ریاستی حکمت عملی کا حصہ بتایا جلا وطن بلوچ رہنماؤں نے، اور بلوچستان میں سرگرم پاکستانی فوج کے ڈیتھ اسکواڈ کے دہشت گردوں کی جانب سے مستوں کی مسجد میں کیے گئے خودکش دھماکے کا حوالہ دیا، کیونکہ عید میلاد النبی کے روز مستنگ مسجد میں خودکش حملے میں 6 درجن سے زیادہ بے گناہ بلوچ نمازی جاں بحق اور 150 سے زیادہ زخمی کر دیے گئے. جلاوطن بلوچ لیڈران نے کہا کہ 1948 سے آزاد ریاست بلوچستان پر غیر قانونی قبضہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے ظلم زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. بلوچستان میں جو ناانصافیہ ظلم ہو رہا ہے بلوچ قوم کے اوپر، وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو نہ ایکسیس ہے، نہ کہ لوکل میڈیا کو ایکسیس ہے، نہ کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل NGOs ہے وہ جا سکتے ہیں. تو یہی ایک ہمارے ساتھ میڈیم ہے جس کے تھرو ہم یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو اپنا آواز پہنچا سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو عام لوگ ہیں، جو میسج ہے، ان کو ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنا بات نہیں کہہ سکتے وہاں پہ، یا جو اپنا اسٹوریز یہاں باہر نہیں لا سکتے، تو وہ اسٹوری کو یہاں لانا اور ان کہانیوں کو یہاں بیان کرنا سب سے بڑا مقصد یہی ہے. یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں مختلف پوسٹرز ہم لوگوں نے ایگزیبیشن میں رکھے ہوئے ہیں، اور ٹینٹ کے اندر ٹائم لائن بھی ہے کہ بلوچستان میں جو آپریشن پچھلے 75 سالوں سے چل رہی ہے ان کے بارے میں معلومات ہیں. جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو آگاہی مل رہی ہے، اویئرنیس مل رہی ہے. تو سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں کی جو عوام ہیں ان کو اپنا میسیج، وہ آواز ان کو پہنچائے جو یہاں پہنچ نہیں سکتے. دراصل وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں ہی نہیں ہوتا. یہ سچائی پاکستان کی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں سرگرم ڈیتھ اسکواڈ کی بڑھتی بربریت کے خلاف بلوچستان میں زور پکڑ رہی انقلابی لہر کے مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ان احتجاجی مظاہروں میں پاکستان سے بلوچستان کی آزادی اور علیحدگی کے لیے نعرے بلند ہو رہے ہیں. لیکن یہ احتجاجی مناظر ہیں بلوچستان میں بڑھتے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف خوزدار ضلع کے وڈ علاقے سے کوئٹہ تک کیے گئے لانگ مارچ کے. BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کی کال پر 22 اکتوبر کو منعقدہ اس لانگ مارچ میں متاثرہ بلوچ خاندانوں نے ہزاروں کی تعداد میں شامل ہو کر پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی نگراں حکومتوں کو بلوچ دشمن پالیسیوں سے باز آنے کی وارننگ دی. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ظلم و زیادتیوں کو لے کر صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ سندھ صوبے میں بھی ہاہاکار مچ رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان کی طرح اب سندھی وسائل کے جبرن استحصال کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ سندھی سرزمین اور قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کے خلاف آواز اٹھانے پر سندھیوں کو جبرن اغواکاری و ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. دلوں میں بغاوت کا جذبہ اور زبان پر انقلابی نعرے. حیدرآباد پریس کلب کے باہر سراپا احتجاجی سندھی کارکنوں کا یہ جم غفیر ثبوت ہے پاکستانی ریاست کی تاناشاہی اور سندھ دشمن پالیسیوں کو لے کر سندھی قوم میں بے اطمینانی کی زور پکڑتی لہر کا.
ये एहतजाज वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के बैनर तले सिंधी अदीब ताज जोयो की सरबराही में किया गया। इस एहतजाज के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा किए गए सिंधी सियासी कारकुनों और बेगुनाह सिंधियों को फिलफौर बाजियाब कराने का मुतालबा किया गया। लापता नहीं हुआ, रियासत ने मेरे बेटे को उठाया है। 10 साल हो गए, कोई अता पता नहीं है मेरा बेटा किस हाल में है। 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। ये मेरी यही अपील है, मेरे बेटे का क्या कसूर है, किसी तंजीम में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है मेरा बेटा। जीटियां भी हो चुकी हैं, वो भी उन्होंने भी यही बोला भी आपका बेटा किसी चीज में मुलव्वस नहीं है। जब किसी चीज में मुलव्वस नहीं है, मेरे बेटे को क्यों नहीं छोड़ते? क्या कसूर है मेरे बेटे का? अदालतों में भी कोई फैसला नहीं हो रहा। अदालतों ने भी फैसला, बेटा मेरा मिला नहीं है तो मेरा केस खत्म कर दिया गया। जज ने भी बोला था आपका बेटा मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। देर क्या है, उन्होंने केस ही खत्म कर दिया, उम्मीद ही हमारी खत्म कर दी उन्होंने। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में जैसे जैसे बेगुनाह सिंधियों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सिंधी कौम में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। इसी गम और गुस्से का इजहार करने के मकसद से सिंध स्टूडेंट्स काउंसिल की जानिब से कराची में एहतजाजी मार्च किया गया। इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता सिंधियों के अहलो अयाल यानी खवातीन और बच्चे अपने हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में जारी रियासती जुल्म जबर को रोकने की गुहार लगाते रहे, क्योंकि बरसों से लापता सिंधियों के खानदानों को ये तक नहीं मालूम कि उनके प्यारे कहाँ हैं और वो बगैर किसी जुर्म के अपने ही मुल्क में पाकिस्तान में खुफिया टॉर्चर सेल्स में अजियतें भुगत रहे हैं। मुतासिरा खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां सिंध सूबे में आज़ादी की पुरअमन सियासी तहरीक को दबाने के लिए गैर इंसानी हरबे इख्तियार कर रही हैं। हमारे लोगों को उठा के लेके जाते हो, टार्चर सेलों में रखते हो। ये साल जो गुजर जाते हैं, ये दिन गुजर जाती है, खुशियाँ आती है, हम हर चीज से महरूम हैं। खुदा रहा, खुदा का खौफ खाएं हमारे लोगों के ऊपर। अगर कोई जुर्म है, अगर कोई एलिगेशन है तो उन्हें लाए कोर्टों में पेश करे। अगर वो बेकसूर है तो उन्हें इस तरह पाबंद सरासर ना रखे, उन्हें रिहा करे। दरअसल पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जा करने की साजिशें कर रही हैं, लेकिन सिंध कौम परस्त और अलहदगी पसंद जमातें अपने वसाइल पर पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते शिकंजे की भरपूर मुखालफत कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में भी अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए सिंधी कारकुनों की टारगेट किलिंग तेज कर दी है। ये सच्चाई सिंध सूबे के सरकंड कस्बे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से कई बेगुनाह सिंधियों के बहीमाना कत्ल के इंसानियत सोज वाक़े से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। यही वजह रही कि सरकंड कस्बे में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जब हम किसी मुल्क का जिक्र करते हैं तो हर मुल्क का एक आइन होता है, एक कानून होता है कि जी इस मुल्क को किस तरह चलाया जाएगा, उस मुल्क में क्या कायदे कानून होंगे। तो ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ का भी एक आइन है, यहाँ के भी कवानीन हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि जिन इदारों के ज़िम्मे इन कवानीन पर, इन आइन पर अमल दरामद कराना है, वही इस आइन को पामाल कर रहे हैं, लोगों को उनके आइनी हक से महरूम कर रहे हैं, लोगों को जबरी गुमशुदा कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उनके घरों से जबरन अगवा कर रहे हैं, उनके घरों में दाखिल होते हैं, यानी कि वो गैर आइनी काम करते हैं, उनको बग़ैर ये बताए कि उन पे इल्ज़ाम क्या है, उनको ले जाते हैं, ये गैर आइनी काम करते हैं।
पाकिस्तान में सिंधी कौम पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर, खुसूसन सरकंड में बेगुनाह सिंधियों की टारगेट किलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बरतानिया की राजधानी लंदन में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के मुश्तरका बैनर तले सरापा एहतजाज जिला वतन सिंधी लीडरान और सियासी कारकुनान बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा करते रहे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिला वतन सिंधी लीडरान ही नहीं बल्कि बलोची और पश्तून लीडरान ने कहा कि दिवालियापन के दहाने पर पहुंचा पाकिस्तान सियासी, समाजी और अखलाकी तौर पर पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। ताहम पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरां हुकूमतें अपने ही शहरियों के बुनियादी और इंसानी हुकूक गस्ब करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करने से बाज नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर और नाइंसाफी की वजह से खाना जंगी जैसे हालात के आसार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजूहात पर सीनियर सहाफी से खुसूसी मुलाकात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में हमेशा की तरह डालती हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। तलबा तंजीमों के मुश्तरका इत्तेहाद PIA यानी प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस की जानिब से पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में कराची यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस रैली के जरिए कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एहतजाजी रैली की रहनुमाई करने वाले तलबा तंजीमों के लीडरान ने बताया कि मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तानी हुक्मरां गरीब खानदानों के नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने की मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ मद में फीसों में आए रोज इजाफा किया जा रहा है और आला तालीमी इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सरकारी मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खास बात ये रही कि 4 सदा शहर में प्रेस क्लब पर मुनक्किदा ये एहतजाजी मुजाहिरे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड एसोसिएशन के मुश्तरका बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने शामिल होकर निगरां हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 4 सदा में सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी का सियासी गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरां हुकूमतें उन्हें कई महीनों से तनख्वाहें और पेंशन तक नहीं दे रही। नतीजतन उनके अहलो अयाल भूख से तड़प रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज़ियादतियों और धमकियों से डरकर साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI को खैरबाद कहकर IPP नामी जो नई पार्टी बनाई गई थी उसने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए पहली बार जलसा किया। बिल्डिंग माफिया के कारोबार से जुड़े IPP यानी इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के आला लीडर जहांगीर तरीन और अलीम खान ने पहली सियासी रैली को कामयाब बनाने के लिए दिल खोल कर रकम खर्च की। लिहाजा पाकिस्तान के पंजाब सूबे के खानेवाल जिले के तहसील जहानियान में ज़ेरे एहतमाम रैली में भारी भीड़ जुटी। इस रैली से खिताब के दौरान IPP के लीडर अलीम खान और जहांगीर तरीन ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चलाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत दीगर जमातों की साबिका हुकूमतों पर करप्शन के इल्जामात लगाए और पाकिस्तान में अपनी पार्टी IPP की हुकूमत बनने पर हर खानदान को
300 यूनिट तक बिजली फ्री देने जैसे कई पुरकशिश चुनावी वादे किए, लेकिन रैली में शामिल बेशतर अफराद 2-2 हजार रुपए की यकीन दहाने पर आने का एतराफ करते रहे। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत जमाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए हस्ब दस्तूर माशी बदहाली पर काबू पाने के खोखले दावे कर रही हैं, लेकिन दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान में जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में बेशतर सरकारी महकमों के मुलाजमीन की जानिब से मुहाना तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ आए रोज एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आ रही हैं। लेकिन PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मुआशी खस्ताहाली की वजह से सैकड़ों उड़ानें ही रद्द कर दी हैं। PIA की इंतजामिया का मौकिफ है कि PSO यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वक्त पर अदायगी न किए जाने पर फ्यूल की सप्लाई रोक दी है। नतीजतन 500 से ज्यादा परवाजें रद्द करनी पड़ी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और मिलते हैं कराची प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट और मुआशी मामलात के तज्जियाकार इमाद सुमरो से। इमाद सुमरो ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की लूट खसूट व गलत पॉलिसियों ने मुल्क को दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने 76 बरसों के तवील अरसे में अपनी आवाम को खुद कफील बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी और IMF समेत दीगर बैरूनी मुल्कों के सामने बार बार कर्ज के लिए हाथ फैलाकर पूरे पाकिस्तान को शर्मसार करते रहे। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतें IMF के साथ कर्जे की डील की शर्तों के नाम पर पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके गरीबों का जीना मुहाल कर रही हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में IMF की शर्तों की आड़ में बिजली बिलों में इजाफी टैक्स मुसल्लत किए गए तो पाकिस्तानी अवाम रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान बिजली बिलों को नजर आतिश करके सरेआम सिविल नाफरमानी का इजहार करते रहे। लेकिन पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी खुसूसन मुआशी मामलात पर पैनी नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट इमाद सुमरो का कहना है कि IMF की इंतजामिया पाकिस्तान में गरीब आवाम से इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करने की कोई मांग नहीं कर रही, बल्कि वो पाकिस्तान में टैक्स न देने वाले अमीर तबके को टैक्स नेट के दायरे में लाकर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करने की सलाह दे रही है। जो IMF की डिमांड है वो बड़ी जायज़ डिमांड है पाकिस्तान से, सिर्फ गरीब तबकात पर और वो लोग जो टैक्स देते हैं जिनसे इनडायरेक्ट टैक्स काटा जाता है, कभी उनकी तनख्वाहों से, कभी उनकी आमदनी से, अगर उन लोगों पर ही इंहिसार किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, मईशत बेहतर नहीं हो सकती। ये जो डिमांड है कि जी आप जो अमीर तबका है, शराफिया है, उसके ऊपर टैक्सेस लगाएं और फिर तवानाई का जो शोबा है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है पूरे मुल्क को, गरीबों को, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुतवस्सित तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है या जो छोटा बेचारा दुकानदार है वो पिसता है, तो उनको बार बार उनके ऊपर बोझ बढ़ाना किसी सूरत ये ठीक बात नहीं है। हमारे हुक्मरान जो होते हैं या हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं वो करते ये हैं कि मुज़ाकरात करके आते हैं IMF के साथ। IMF हमेशा उनको ये कहता है कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं, जो अमीर हैं, उनसे टैक्सेस ले। वो आते हैं, बड़ा आसान तरीका होता है कि बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। वो आते हैं, बड़ा आसान तरीका होता है कि लेवी लगा देते हैं उस पर, पेट्रोलियम पर, क्योंकि IMF जो उनको शेड्यूल जो प्रोग्राम दे रहा होता है या IMF जो उनके सामने रख रहा होता है फार्मूला, वो फार्मूला गरीबों के लिए नहीं होता कि गरीबों से ले। वो फार्मूला ये होता है कि जी आप बड़ी इंडस्ट्रियों को टैक्सेस लगाएं, बड़े जो अमीर लोग हैं, बड़े ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, उनसे टैक्स लें, और कम से कम ये देखें कि एक बंदे का रहन सहन क्या है, कितनी बड़ी कोठी में रहता है, कितनी गाड़ियाँ हैं उसके पास, कितना पेट्रोल इस्तेमाल करता है, कितनी बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाएं। उससे लेकर फिर तवानाई का शोबा हो या दीगर जो शोबे हैं उसमें आप इस्लाहात करें, उसके बाद फिर आप जो रिलीफ दें लोगों को। लेकिन वो ये करते हैं कि बड़े तबकात को रिलीफ देते हैं और जो गरीब होता है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं।
ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جو امیر طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس کو 1300 ارب روپے کی سبسڈیز دی گئی ہیں۔ بجلی کی سبسڈی ختم، ایک پنکھا چلانے والا جو غریب ہے، جو 2 کمروں والا، اس کو تو 10,000 بل آ رہا ہے، لیکن جو امیر ہے اس کو 1300 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو ہوتا اصل میں یہی ہے، ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی جو خبریں باہر آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ وہ تو بیسیکلی جو ٹیکسز بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہماری حکومتیں ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھاتی، ہماری حکومتیں ٹیکسز بڑھا دیتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگا لو۔ ہماری حکومت غریبوں کی نمائندہ تو ہے نہیں، تو ڈیمانڈ تو آئی ایم ایف کی بہت اچھی ہے کہ سب سے زیادہ جو سرکولر ڈیٹ میں ہم پھینک رہے ہوتے ہیں، پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ظاہر ہے بجلی جو پیدا ہوتی ہے وہ مہنگی پیدا ہوتی ہے اور ہم سبسڈائز کر کے بیچ رہے ہوتے تھے۔ تو ڈیمانڈ اچھی ہے آئی ایم ایف کی۔ اگر کوئی بھی ملک جب تک وہاں کا امیر، وہاں کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دے گی تو غریب کو کب تک اس کا خون نچوڑا جاتا رہے گا۔ تو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اچھی ہے اور اسی ڈیمانڈ پر عمل کرتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسز لگائے، اشرافیہ پر ٹیکسز لگائے، دیکھے کہ کون اس کا رہن سہن کتنا ہے، کتنے اخراجات ہیں۔ آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔